आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिर हृदया आहारा सात्विका प्रिया। बिल्कुल। भगवद गीता के 17वें अध्याय का ये श्लोक, ये सिर्फ एक धार्मिक पंक्ति नहीं लगती, बल्कि मतलब भोजन के पूरे विज्ञान का सार लगता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं, चरक संहिता से लेकर भगवद गीता तक। और हमारा मिशन है ये समझना कि हजारों साल पुरानी ये बुद्धिमानी आज की हमारी सुपरफास्ट जिंदगी में कैसे फिट बैठती है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और इस श्लोक की सबसे खूबसूरत बात इसकी परिभाषा है। ये नहीं कहता कि क्या खाना है, बल्कि ये बताता है कि भोजन कैसा होना चाहिए, जो उम्र बढ़ाए, मन को शांत करे, शरीर को बल दे, जो स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो और दिल को खुशी दे, वही सात्विक है। ये भोजन को कैलोरी और प्रोटीन से कहीं कहीं आगे ले जाता है। ये भोजन को ऊर्जा और चेतना से जोड़ता है। हाँ, यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। हम अक्सर सात्विक शब्द सुनते हैं और मेरे दिमाग में तो हमेशा वो योगियों और आश्रमों की तस्वीर आती है, एकदम सादा, शायद उबला हुआ खाना। लेकिन ये श्लोक तो कह रहा है कि भोजन रस्याः यानी रसीला और स्वादिष्ट होना चाहिए। ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सात्विक का मतलब बेस्वाद नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस शब्द सत्व गुण से आता है, जिसका अर्थ है शुद्धता, संतुलन, स्पष्टता और शांति। तो सात्विक आहार वो है जो न सिर्फ शरीर को बल्कि हमारे मन और हमारी चेतना को भी इसी सत्व गुण से भर दे। यह एक तरह से मन का पोषण है, सिर्फ शरीर का नहीं। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भोजन को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारे स्रोतों में आचार्य चरक का जिक्र है, जिन्होंने भोजन को जीवन के 3 स्तंभों में से एक बताया है। हाँ, और सिर्फ एक स्तंभ नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। चरक संहिता के अनुसार जीवन के 3 उपस्तंभ हैं: आहार यानी भोजन, निद्रा यानी नींद और ब्रह्मचर्य। पर आचार्य चरक कहते हैं कि इन तीनों में आहार सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा शरीर और मन दोनों ही अन्न से बनते हैं। इसका असर मतलब तत्काल और गहरा होता है। मुझे सूत्र याद आ रहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। क्या इसका मतलब वही है जो हम आम भाषा में कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, या इसमें कोई और गहरा अर्थ छिपा है? यह उसका मूल स्रोत है और इसमें बहुत गहरा अर्थ है। चांडोग्य उपनिषद का यह सूत्र कहता है, जब आहार शुद्ध होता है तब हमारा सत्व यानी हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना शुद्ध होती है। ये सिर्फ मूड की बात नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारी भावनाओं का संतुलन, सब कुछ हमारे भोजन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर हमें इस ऊर्जा को समझना है तो हमें वापस गीता के उसी श्लोक पर लौटना होगा। चलिए उसके गुणों को आज की भाषा में खोलते हैं। पहला गुण था आयु, जो उम्र बढ़ाए। इसका आज के समय में क्या मतलब है? आज के संदर्भ में आयु का मतलब है ऐसा भोजन जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, जो शरीर में सूजन, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो ना पैदा करे, और जो हमारी कोशिकाओं को मजबूत बनाए, यानी ताज़ा, प्राकृतिक और बिना केमिकल वाला भोजन। प्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आयु को बढ़ाने की जगह घटाता है। और सत्व, ये मानसिक स्पष्टता के लिए था, है ना? हाँ, सत्व यानी जो हमारी बुद्धि, याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाए। सोचिए, जब आप बहुत भारी या तला हुआ खाना खा लेते हैं तो कैसा महसूस होता है? दिमाग धीमा हो जाता है, नींद आने लगती है। वहीं हल्का और ताज़ा भोजन करने के बाद आप ज़्यादा सतर्क और फोकस्ड महसूस करते हैं। यही सत्वगुण का प्रभाव है। फिर आता है बल और आरोग्य। इन्हें तो हम आसानी से समझ सकते हैं, एनर्जी और इम्यूनिटी। सही। बल का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक सहन शक्ति भी है। ऐसा भोजन जो हमें दिन भर ऊर्जावान रखें, न कि थोड़ी देर की एनर्जी देकर क्रैश कर दे, जैसे कि चीनी या कैफीन करते हैं। और आरोग्य यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत करे कि हम मौसमी बीमारियों से बचे रहें। अब आते हैं उन गुणों पर जिन्होंने मेरी धारणा बदली। रस्या, स्निग्धा और हृदया। स्वादिष्ट, पौष्टिक, चिकनाई वाला और मन को भाने वाला। ये तो आजकल की डाइट फूड के बिल्कुल उलट है। और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। रस्या का मतलब है कि भोजन में प्राकृतिक रस होना चाहिए, उसे स्वादिष्ट होना चाहिए। स्निग्धा कहता है कि शरीर को सही मात्रा में अच्छी चिकनाई की जरूरत है, जैसे गाय का घी या तिल का तेल। यह हमारे जोड़ों को चिकनाई देते हैं और दिमाग के लिए भी जरूरी हैं। फैट से डरना नहीं है, सही फैट को अपनाना है। और हृदया, जो दिल को भाए।
ये तो बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक स्तर की बात है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि भोजन को देखकर, उसकी सुगंध से और उसे खाकर मन में एक संतुष्टि और खुशी का भाव आना चाहिए। अगर आप बेमन से कोई हेल्दी चीज खा रहे हैं तो शरीर उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। भोजन एक आनंद का अनुभव होना चाहिए, कोई बोझ नहीं। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आज के सुपरमार्केट के दौर में हम सात्विक भोजन की पहचान कैसे करें? हमारे स्रोत चरक संहिता के हवाले से कुछ खाद्य पदार्थों की सूची देते हैं। अनाज और दालों से शुरू करते हैं। जरूर। चरक संहिता में पुराने चावल, जिसे शाली चावल कहा गया है, और गेहूं को बहुत सात्विक माना गया है। दालों ने मूंग दाल को राजा का दर्जा दिया गया है। मूंग दाल ही क्यों? मतलब अरहर या चने की दाल क्यों नहीं? क्योंकि मूंग दाल त्रिदोष शामक है, यानी ये शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है। ये पचने में सबसे हल्की होती है और शरीर में कोई भारीपन नहीं लाती। इसीलिए जब भी कोई बीमार होता है या किसी का पाचन कमजोर होता है तो उसे खिचड़ी खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। चावल और मूंग दाल की खिचड़ी ये सात्विक भोजन का सबसे सटीक उदाहरण है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब दुग्ध उत्पादों की बात करते हैं। घी को लेकर आज के दौर में बहुत भ्रम है। कुछ लोग इसे अनहेल्दी फैट मानते हैं। तो चरक संहिता का ये ज्ञान आज की मेडिकल साइंस की समझ से कैसे मेल खाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आयुर्वेद में गाय के घी को अमृत कहा गया है। ये सिर्फ फैट नहीं है, ये एक रसायन है जो शरीर को पोषण देता है और उम्र बढ़ाता है। चरक संहिता कहती है कि घी बुद्धिवर्धक और ओजवर्धक है, यानी हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। और आधुनिक विज्ञान भी अब मान रहा है कि घी में मौजूद फैटी एसिड्स सेहत के लिए अच्छे हैं। यहाँ बस मात्रा महत्वपूर्ण है, अति किसी भी चीज की बुरी है। गाय के दूध, ताजा दही और छाछ को भी सात्विक माना गया है। दही के साथ एक नियम जुड़ा है कि इसे रात में नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दही की तासीर भारी और अभिसंधि होती है, मतलब जो शरीर के चैनलों को ब्लॉक करे। रात में हमारी पाचन अग्नि मंद होती है, इसलिए उस समय दही खाने से ये ठीक से पचता नहीं है और ये कफ दोष बढ़ा सकता है, जिससे सुबह भारीपन या जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। समझ गए। अब सब्जियों पर आते हैं और यहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय रसोई तो प्याज लहसुन के बिना अधूरी मानी जाती है। मैंने हमेशा सुना है कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, तो फिर सात्विक आहार में इन्हें क्यों नहीं गिना जाता? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, पर इसका कारण शरीर पर नहीं, मन पर होने वाले प्रभाव में छिपा है। सात्विक सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तोरई, परवल, आलू, यहाँ तक कि करेला भी आता है। लेकिन प्याज और लहसुन को अपने औषधीय गुणों के बावजूद राजसिक और तामसिक माना जाता है। राजसिक और तामसिक, ये क्या है? हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, पर संक्षेप में ये भोजन की वो श्रेणियां हैं जो मन में शांति की बजाय उत्तेजना या आलस्य लाती हैं। प्याज और लहसुन मन में एक तरह की गर्मी, उत्तेजना और भारीपन पैदा करते हैं, जो ध्यान और मानसिक शांति में बाधा डाल सकते हैं। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं वे इनसे दूर रहते हैं। ये स्वाद का नहीं, चेतना पर प्रभाव का मामला है। अच्छा, तो ये भोजन के सूक्ष्म प्रभाव की बात है। फलों और मेवों के बारे में क्या? ताजे, मीठे और मौसमी फल हमेशा सात्विक होते हैं। आंवला, अनार, अंगूर, सेब, पका हुआ आम, ये सब उत्तम हैं। मेवों में रात भर भिगोए हुए बादाम बुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। भिगोने से? जी, भिगोने से उनकी गर्मी निकल जाती है और वे सुपाच्य हो जाते हैं। अखरोट, किशमिश भी बहुत अच्छे हैं। और मसाले? मसालों के बिना तो भारतीय खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये दिलचस्प है कि कैसे कुछ मसाले सात्विक हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, इलायची, दालचीनी, ये सब सात्विक हैं। ये ना सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन में भी मदद करते हैं। लेकिन लाल मिर्च और काले मिर्च का बहुत ज्यादा प्रयोग भोजन को राजसिक बना देता है। वो शरीर में पित्त और मन में क्रोध यानी गर्मी बढ़ाते हैं। संतुलन ही कुंजी है। आपने 2 बार राजसिक शब्द का इस्तेमाल किया और प्याज लहसुन के लिए तामसिक का भी। चलिए अब इन पर आते हैं। अगर सात्विक वो है जो हमें खाना चाहिए, तो राजसिक और तामसिक क्या हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? भगवद गीता के 17वें अध्याय में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन है। राजसिक आहार वो है जो बहुत ज्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा और रूखा हो। ये स्वाद में तो बहुत तेज होता है, पर शरीर में दुख, शोक और रोग पैदा करता है। आज के समय में ज्यादातर फास्ट फूड, बहुत तला भुना,
मसालेदार चाइनीज खाना या कॉफी और कोला जैसे पेय पदार्थ, ये सब राजसिक हैं। ये मन में बेचैनी, लालसा और क्रोध को जन्म देते हैं। तो जो खाना खाने के बाद हमें बेचैनी या एसिडिटी महसूस हो, वो राजसिक है। बिल्कुल, ये एक अच्छा पैमाना है। अब आते हैं तामसिक आहार पर। ये सबसे निचली श्रेणी का भोजन है। जो भोजन बासी हो, सड़ा गला हो, जिसका रस निकल चुका हो, जो अपवित्र हो, वो तामसिक है। इसमें मांस, मछली, अंडे, शराब और जैसा हमने पहले बात की, प्याज और लहसुन भी आते हैं। ऐसा भोजन मन में आलस्य, जड़ता, भ्रम और निराशा को जन्म देता है। रात की बची हुई पिज्जा खाने के बाद सुबह जो भारीपन और उठने का मन नहीं करता, वो तामसिक गुण का एक सटीक अनुभव है। ये तो भोजन के प्रकार की बात हुई, लेकिन हमारे स्रोत एक और बहुत ही अनोखी चीज पर जोर देते हैं, विरुद्ध आहार, यानी गलत फूड कॉम्बिनेशंस। ये क्या है? हमें से ज्यादातर लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। ये आयुर्वेद का एक छुपा हुआ खजाना है। चरक संहिता में बताया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थ अकेले तो बहुत गुणकारी होते हैं, पर जब उन्हें किसी और चीज के साथ मिलाया जाता है तो वो जहर की तरह काम करते हैं। वे शरीर में आम यानी विषैले पदार्थ पैदा करते हैं जो बीमारियों की जड़ हैं। कुछ आम उदाहरण दे सकते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो? सबसे आम गलती है दूध के साथ नमक वाली कोई भी चीज खाना, या दूध के साथ फल खाना, जैसे बनाना मिल्क शेक। आयुर्वेद के अनुसार केला और दूध दोनों भारी होते हैं और साथ में पचने में बहुत समय लेते हैं, जिससे पाचन तंत्र पर बोझ पड़ता है। इसी तरह दूध के साथ खट्टे फल खाना त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। और कोई उदाहरण? एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है घी और शहद को बराबर मात्रा में मिलाना। अलग अलग ये दोनों अमृत हैं, पर बराबर मात्रा में मिलकर ये विष बन जाते हैं। और एक आदत जो लगभग सभी की है, भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना। ये हमारी जठराग्नि यानी पाचन की आग को बुझा देता है, जिससे खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो क्या खाएं ये समझ आ गया, पर कैसे खाएं ये भी उतना ही जरूरी लगता है। मिताहार का नियम क्या है? सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, और यह बहुत व्यवहारिक है। हठ योग प्रदीपिका कहती है कि अपने पेट को एक बर्तन समझो, उसका आधा हिस्सा ठोस भोजन से भरो, 1/4 हिस्सा तरल पदार्थ से भरो और बाकी 1/4 हिस्सा हवा और पाचन क्रिया के लिए खाली छोड़ दो। इसका सरल मतलब है ठूस ठूस कर मत खाओ, हमेशा पेट में थोड़ी जगह बाकी रखकर उठो। ये पेट का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ने वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में इसे कैसे मापे? क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा थोड़ी भूख लेकर ही उठना चाहिए? बिल्कुल, संकेत ये है कि जब आपको लगे कि आप बस संतुष्ट हैं और 2-4 निवाले और खा सकते हैं, बस वहीं रुक जाइए। यही 75-80% पेट भरने का नियम है। इससे पाचन तंत्र को भोजन को ठीक से मथने और पचाने की जगह मिलती है। और खाने के माहौल की भी बात की गई है। टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए खाना, जो हम सब करते हैं। ये सात्विक भोजन का सबसे बड़ा अपमान है। जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो दिमाग पेट को सही संकेत नहीं भेज पाता कि खाना आ रहा है। इससे पाचक रस ठीक से नहीं निकलते हैं। भोजन को एक यज्ञ या पूजा की तरह करना चाहिए, शांत मन से, ध्यानपूर्वक, हर निवाले को अच्छी तरह चबाकर। पाचन की क्रिया मुंह में ही लार के साथ शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी निगलने से हम पाचन का पहला और सबसे जरूरी चरण छोड़ देते हैं। तो अगर कोई इन सब बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करे तो उसे किस तरह के बदलाव महसूस होंगे? बदलाव 3 स्तरों पर दिखते हैं। शारीरिक स्तर पर सबसे पहले पाचन सुधरता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, त्वचा में चमक आती है और नींद गहरी और शांत हो जाती है। और मानसिक स्तर पर, क्योंकि सात्विक आहार का असली लक्ष्य तो मन ही है। सही कहा। मानसिक स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव है मन की शांति और स्थिरता। क्रोध, चिड़चिड़ापन, बेचैनी कम हो जाती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। आप पाएंगे कि आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी ज्यादा शांत और संतुलित रहते हैं। विचार ज्यादा सकारात्मक और स्पष्ट हो जाते हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर पर मन ध्यान के लिए ज्यादा आसानी से तैयार हो जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण सहज हो जाता है। एक आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ये ज्ञान वाकई हजारों साल बाद भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली है। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां लोग ऑफिस से थक कर आते हैं, उनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल लग सकता है। बिल्कुल, और किसी को भी रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी शुरुआत करें।
शायद हफ्ते में 3 दिन रात का खाना सूर्यास्त से पहले खाने का नियम बनाएं, या सिर्फ दिन का एक भोजन पूरी तरह सात्विक बनाने का प्रयास करें, या सबसे आसान, आज से ही अपना हर भोजन बिना किसी स्क्रीन के शांति से बैठकर खाने का संकल्प लें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सात्विक आहार सिर्फ कुछ खाने पीने की चीजों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भोजन के साथ अपने रिश्ते को बदलने का एक तरीका है। ये एक सचेत जीवन शैली है। ये वो भोजन है जो, जैसा श्री कृष्ण ने कहा, हमारी आयु, बुद्धि, बल और मन की शांति को बढ़ाता है। और अंत में हम चांडोग्य उपनिषद के उसी शक्तिशाली सूत्र पर वापस आते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम जैसा खाते हैं वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं और अंततः वैसे ही बन जाते हैं। हमारा भोजन ही हमारा भविष्य तय करता है। इसी एक विचार के साथ कि हमारा हर निवाला एक चुनाव है, शांति की ओर या बेचैनी की ओर, आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं। एक अंतिम विचार जो हमारे स्रोतों से उभर कर आता है, लेकिन जिस पर हमने बात नहीं की। क्या भोजन की तरह ही हमारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली अन्य चीजों, जैसे कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, का भी सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रभाव हो सकता है? ये सोचने लायक बात है। ओम शांति ही।